स्वागत है टीचर्स एकेडमी पे। और जो लोग यूजीसी एकेडमी पे मिल रहे होंगे उन सबका भी हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सूर्यांक सर आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सब जानते हैं कि यहाँ पे जो सीरीज अपनी चल रही है वो है यूजीसी नेट जेआरएफ 2023-24 के लिए, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र से रिलेटेड और 2022 तक के पेपर ये सॉल्व करवाए जा रहे हैं। आज 2022 तक का पेपर पूरा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 2022 तक का पेपर सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो 2023 का जो पेपर स्टार्ट हो रहा है, जून वाला हुआ था। ठीक है, यहां से मैं अगले इसमें करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक, और ये जो पार्ट नंबर है ये पार्ट नंबर 18 है। इसके पहले जो पार्ट है वो 17 पार्ट तक हो चुके हैं, जिसमें आप देखोगे शुरू से लेकर के 2014 से लेकर के 2022 तक के पेपर, ये 2022 तक के पेपर टोटल ये 18 पार्ट में मैंने इसको कंप्लीट किया है। अब 2023 का जो पेपर होगा उसकी 2-3 वीडियोस बनेगी, उसका भी आपका ये वीडियोस आपको मिल जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद यहां से अगर हम बात करें, ये मेरा जो पार्ट है ये पर्यावरण का जो आपके सामने इस पे लिखा हुआ है इन्वायरमेंट का, इसके क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। इसके बाद आईसीटी का हो सकता है चले, या तो फिर कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है वो इन्फी मैम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन पूरा करवाएंगी। ठीक, चलिए अब मैं आप सबका वेलकम करता हूं जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जैसे जमील हैं, ठीक है, चंद्रिका जी हैं, अंजलि जी हैं और जयश्री जी अभी हैं। बाकी अदर लोग जो लोग जुड़ रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आइए क्वेश्चंस आंसर स्टार्ट करते हैं अपने इसमें क्या है। लेकिन उसके पहले और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि यहीं से अगर आप देखें तो 9 AM पर डे अपनी क्लास होती है, जिसमें क्वेश्चन से सॉल्व करवाते हैं। 5 PM पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हर शनिवार को आप देखोगे तो यहाँ से आपको मैराथन क्लास चलती है, और मैराथन क्लास में भी सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो करवाए जाते हैं। अगर लगता है कि फिर भी आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है तो 999 रुपीज़ का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और डिटेल से जो 10 यूनिट है फर्स्ट पेपर की वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस है आपके स्क्रीन पे, पहले भी आपने शायद पढ़ा हो। नीचे 2 कथन दिया गया है। सपाट प्लेट सौर संग्राही में एक प्रकाशिक सांद्रित होता है। संकेंद्रक प्रकार वाले सौर संग्राही में सौर विकिरण प्राप्त करने वाला क्षेत्र अवशोषक क्षेत्र की तुलना में कई गुना बड़ा होता है। इसे आपको बताना है कि क्या होगा इसमें, इसको बताइए। अभी क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह लीजिए थोड़ा कॉमन सेंस पे है, और कॉमन सेंस बेस्ड है, या तो आप कह लीजिए कि नए टाइप का क्वेश्चन है। फिर भी आप करके देखिए, शायद आप कर पाओ। इसको नहीं कर पाओगे तो मैं आपको फिर बताता हूँ एक्सप्लेन करके। देखिए समझे, अब 2 चीज याद रखिएगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, नमस्कार सबको, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज याद रखना है। जो आपके घर पे डिश एंटीना रखी है, ठीक है, डिश टीवी के लिए, ये कुछ ऐसी होती है, एक प्लेट की तरह होती है, और इससे यहां पर ये जुड़ा होता है रिसीवर। ठीक है, रिसीवर जुड़ा होता है इस टाइप से, और छतरी ये आपकी लगी होती है, आप सबने देखा होगा। ठीक है, अब इसमें वायर होकर के आपके इसमें आती है। अब ये है क्या, अब ऐसा, ये अगर आप देखोगे ये क्या है, मेटल की बनी होती है। ठीक है, ये धातु की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, धातु की बनी होती है। ये स्टैंड होता है, आप सब जानते हो। ये जो कर्व वाला पार्ट है ये आखिर करता क्या है, इसकी हम बात करते हैं। ये करता क्या है, यहां से इसको अगर हम लोग लेंगे तो इस पे हम लोग यहां से इसको भी मैं कंपेयर कर दूंगा। ठीक, अब ध्यान समझिएगा। अगर एक हम क्या करें, इस तरह से सपाट प्लेन ले ले, लोहे की चादर ले ले, और एक हम क्या करें, कर्व वाल ले लें। ये जो हाथ देख रहे हो ये कर्व है, ऐसे कर दे सपाट हो जाएगा। ठीक, ये करता क्या है, जब कोई सिग्नल आ रहा होता है, ये रिसीव करता है सिग्नल। जब दूर से कहीं सिग्नल आते हैं तो ये क्या करता है, रिसीव करता है, कहां से, सैटेलाइट से। ठीक है, जस्ट मिनट। अगर हम देखें इस टाइप समझिएगा कि ये क्या है, इस टाइप से है। ठीक, ये क्या करता है, जो सिग्नल आते हैं वो इसे क्या
चलिए, आ रही वॉइस ना? अब आ रही है? गुड़िया शुक्ला कह रही है वॉइस नहीं आ रही। वॉइस बहुत 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 क्या हो रही भाई? बहुत है। अच्छा ठीक है, रुकिए 1 मिनट। प्लीज़ कमेंट रीड करिए। बहुत आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। अच्छा भाई, ओके 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 ओके। सारा मेहनत मेरी ख़राब हो गई यार। अब आ रही है आप सबको आवाज़? फिर से बताना पड़ेगा। होता क्या है ना, देखो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जो आप लोग जहाँ बैठे होगे वहाँ से लगभग 1-2 हाथ आगे कंप्यूटर स्क्रीन रखा है, तो उस पर जो लिखा है वो दिखेगा नहीं, उसे जब तक उसके पास नहीं चाहिए। कमेंट्स आ रहे हैं। फिर मैंने यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो पढ़ाते समय मैं कमेंट देखना भूल जाता हूँ कि हाँ ठीक है, क्योंकि मेरा जो माइंड प्रोसेसिंग है वो इस पे काम करना शुरू करता ज़्यादा, ठीक है, इसलिए कमेंट नहीं देख रहा था। एक क्वेश्चन में करवाता हूँ, फिर कमेंट पढ़ता हूँ, फिर करवाता हूँ, फिर कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए अब आ रही होगी, फिर से मैं बताता हूँ पूरा आप सबको। चलिए आइए फिर से बता देता हूँ। यहाँ से देखिए, अगर हम कुछ ऐसा देखें यहाँ से कि ये अगर क्या हो, ये एक क्या है, मान लेते हैं कि ये एक क्या है, मिरर है, एक क्या है, शीशे का पार्ट है जो गोलाकार है। जब ये क्या करेगा, सिग्नल कहीं से लेगा, सिग्नल एक जगह जा करके क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। सिग्नल एक जगह इकट्ठा करेगा तो ये होगा रिसीवर। रिसीवर के पास क्या होगा, सिग्नल बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। ऐसे प्रकाश की बात करें, ये प्रकाश आ करके यहाँ पे क्या करेगा, इस तरह से प्रकाश इसको एक जगह इकट्ठा करेगा, जैसा अगर मिरर होता तो। अब यहाँ से देखिए, अगर ये सपाट है, इस तरह से सपाट होगा तो ये क्या होगा, प्रकाश जैसे आएगा वैसे ही वापस चला जाएगा, कहीं एक जगह संकेंद्रित नहीं हो पाएगा। तो इस वाले में अगर पढ़ें, सपाट प्लेट सौर संग्राही में एक प्रकाशित सांद्रित होता है, मतलब कह रहा है एक जगह संकेंद्रण होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा अगर स्टेटमेंट देखें, कह रहा है संकेंद्रक प्रकार वाले सौर संग्राही, संकेंद्रक प्रकार वाले सौर संग्राही जो रिसीवर होता है संग्राही में, सौर विकिरण प्राप्त करने वाला क्षेत्र अवशोषक क्षेत्र से तुलना में कई गुना बड़ा होता है। ये अवशोषक क्षेत्र हो गया और ये रिसीवर क्षेत्र हो गया। तो ऑब्वियस है इसको काफी बड़ा रखेंगे कि सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में ले सके और ये क्या करे, एक जगह संकेंद्रित कर दिए, इसको अवशोषित कर ले, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, अपना राइट हो जाएगा। इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। चले, तो यहां से जो लोग अभी जुड़ रहे हो सबको गुड मॉर्निंग, और जिनको पीछे थोड़ा सा अनकन्वीनियंस हुआ वॉइस को लेकर के, उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा में उच्च ऊर्जा घनत्व होता है। ऊर्जा का एक आंतरायिक स्रोत पवन ऊर्जा होती है। आंतरायिक स्रोत मतलब क्या, ये है कह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उसकी बात कर रहा है, स्रोत क्या होता है, पवन ऊर्जा होता है। इसको आप बताइए जल्दी से। जल्दी से इसका जवाब दीजिए सब लोग, और क्वेश्चन का आंसर करिएगा। सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग, सब लोग को गुड मॉर्निंग। चलिए बताएं भाई। देखिए समझिए, ध्यान समझिएगा। जब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की, यहां से अगर हम बात करें पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा की बात किया जाए, पवन ऊर्जा की बात करें तो यहां से एक आता है इसकी स्पीड की बात किया जाए, ठीक है, इसकी स्पीड। अब जब हम क्या करते हैं, इसे शाफ्ट की बात करें इस टाइप से, ठीक है, तो ये हमें पवन ऊर्जा से हम ऊर्जा, मतलब जैसे हवा चल रही है, हवा नॉर्मली, तो हम उससे ऊर्जा डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर पाते, डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर पाएंगे।
बिजली बिजली की ऊर्जा जो हमें मिलती है वो अलग है, बस हमने क्या किया, तार को टच किया, उससे हमें ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती, पंखा चला सकते हैं या उससे हीटर जला सकते हैं, वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ से पवन ऊर्जा में डायरेक्टली उससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इससे पंखों पे डालते हैं, और पंखे जब इससे घूमना स्टार्ट करते हैं और इससे जनरेटर लगा होता है तो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी हम बना लेते हैं। लेकिन अगर इसमें कहें कि क्या पवन ऊर्जा में जो ऊर्जा का उच्च ऊर्जा घनत्व इसके अंदर समाहित होती है, तो वो गलत होगा। ठीक है, ये क्या होगा, गलत होगा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इस वजह से रॉन्ग, क्योंकि डायरेक्टली हम क्या करते हैं, एनर्जी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा, ये ऊर्जा का एक रिन्यूएबल मतलब नवीन प्रकार की ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हाँ बिल्कुल ये होता है, क्योंकि ये क्या है, अक्षय ऊर्जा होती है, ये कभी खत्म नहीं होगी, ऊर्जा का स्रोत, क्योंकि इससे हम क्या करें, कन्वर्ट करके इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और पवन कभी खत्म होना नहीं है, तो ऊर्जा चलती रहेगी। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, पहला कथन एक क्या हो जाएगा, गलत, और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन परत निम्नलिखित में से किस पे होती है, इसका तो आप जल्दी से बता देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। लगता है ये भी गया, क्या हो रहा है भाई, क्या हो गया, अच्छा रॉन्ग और ये राइट का, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा करके देखिए। और जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई आज तक, शुरुआत से लेकर, अगर मान लो 18वां चल रहा है अभी, 19, 20, 21, 3 लेक्चर में वो भी पूरी फिनिश हो जाएगी। अब पूरे इन्वायरमेंट खत्म होने के बाद आपके पास क्वेश्चन की एक अच्छी खासी सीरीज होगी विद एक्सप्लेनेशन। अगर मिनिमम 20-20 क्वेश्चन का एवरेज ले लिया जाए, 20 अगर हो तो 2 3 4 400 क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन में रिपीट क्वेश्चन 100 मान लो, 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन मतलब 300 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और उसको ध्यान से मेरे साथ देख लिया, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए यहां से अगर हम देखें, जैसा आप सब जानते हैं, ये क्या है, यहां पे समताप मंडल है, बिल्कुल सही बात। यहां से अगर हम देखें, ये है पृथ्वी। जब पृथ्वी की बात करते हैं तो सबसे पहली लेयर जो पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। पहली लेयर क्या होती है, क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। इस ट्रोपोस्फीयर में जितनी भी मौसम संबंधी परिघटनाएं होती हैं वो यहाँ पे होती है, हवा का चलना, कोहरे का आना, बादल का गरजना, बादल का पानी बरसना, सब कुछ, ठीक। फिर इसके बाद ऊपर चले जाए, जो दूसरी लेयर होती है उसकी अगर हम बात करें, वो कौन सी होती है, समताप मंडल। समताप मंडल के यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है जो ईश्वर ने हमें प्रोवाइड किया है। यहाँ पे क्या है, ओजोन परत पाई जाती है। ये ओजोन परत क्या करती है, ये आने वाले सूर्य के प्रकाश से जो यूवी रेज है उनको रोकती है। जो रोकेगा अपना ताप फिर बढ़ जाएगा। इसका मतलब है इस क्षेत्र का ताप क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है इसके कंपेयर में। फिर इसके ऊपर चले जाइए, ये तीसरा आ जाएगा। यहां चले जाए तो तीसरा आ जाएगा, मध्य मंडल आ जाएगा। इसके ऊपर चले जाइए, चौथा क्या आ जाएगा, बहिर्मंडल आ जाएगा। एक ताप मंडल भी होता है इनके बीच में, अगर देखें तो एक होगा क्या, ताप मंडल भी होता है, एक होता आयन मंडल भी होता है बीच में, कहीं यहाँ पे आपको आयन मंडल भी मिलता है। ठीक है, वो जब आप डिटेल से पढ़ रहे होगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अच्छा जयश्री जी बता रही है कि आप लिखती भी रहती हैं और जो नया होता है वो आप उससे नहीं आता है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, आप उसे बिल्कुल नोट करिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही सब लोग करिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, कभी कभी जब क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं, 5 में से हो सकता है आप 3 कर पाओ, अदरवाइज चांसेस होते हैं करंट अफेयर बाकी सब चीज़ें पढ़े हैं तो आप इसमें से मोस्ट प्रोबेबली 5 कर जाओ, नहीं तो एटलीस्ट 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अब किस्मत के ऊपर है, बहुत ज़्यादा रिसर्च से ना पूछ लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चंस टीचर भेज देता है इंस्टीट्यूट के पास। अब इंस्टीट्यूशन फिर उसे क्या करती है, कंप्यूटर में डालती है, सॉर्ट आउट करती है अपने आप से, कंप्यूटर सिस्टम अपने आप सॉर्ट आउट करता है। ठीक है, टीचर नहीं करता, तो उसमें किस्मत आपकी कौन सा सेट आपको मिल रहा है। ठीक है, चलो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों एमडीजीज को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। संधारणी विकास लक्ष्यों को वर्ष 2015 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। हाँ, इसका आपको आंसर दीजिए, क्या है इसका, देखिए। गुड मॉर्निंग, जो लोग जुड़ रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग।
चलिए जल्दी से आप लोग बताइए, जो लोग डियर स्टूडेंट्स बाद में इस लेक्चर को देख रहे होंगे, फिर बता दूं यहाँ से 5 PM पे आप लोग हर सैटरडे को मिलिए, ठीक है, हर शनिवार को मिलिए यहाँ से, और बाकी आपके यार दोस्त हैं उनको भी बता सकते हो आप, ठीक है। और बाकी 9 बजे से आप पता ही है कि 9 AM पे मेरी क्लास चलती है, या मेरी ख़त्म हो जाएगी तो कोई ना कोई क्लास आपको चलती हुई मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ से जो पेड बैच है उसमें अभी 2 सब्जेक्ट चल रहा है, एक इन्फी मैम का चल रहा है ICT वाला पार्ट, और यहीं पे अगर आप देखें तो शिवम सर का चल रहा है लॉजिक वाला पार्ट, हो चुका है, बाकी पार्ट हो रहे हैं। अब इसके बाद जो अब की वीक आ रहा है, नेक्स्ट वीक से यहाँ पे DI का पार्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 लेक्चर आपको एक साथ अलग अलग टाइम पे मिल जाएगा। जब इन लोग के पार्ट खत्म हो जाएंगे तो छोटे छोटे जो पार्ट बचेंगे, जैसे मेरी क्लासेस होगी, मुझसे डिटेल से अगर इन्वायरमेंट पढ़ना होगा तो फिर मेरी क्लास स्टार्ट होगी बाद में, ठीक है। चलिए, तो यहां से देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आप सब जानते होंगे, यहां से बी ऑप्शन आया होगा, ठीक है, गुड। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की अगर बात करते हैं, इसकी हम बात करें तो ये MDGs है। MDG जो आया था वो आया था सन 2000 में, और 2000 से कब तक चलना था इसको, 2015 तक चलना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है इसमें, तो ये क्या होगा, ये SDG के लिए है। यहीं पे अगर हम बात करें SDGs की बात करें, SDGs तो ये कब आया था, ये 2015 में लागू हुआ था, 2015 में आया था, 2016 में लागू हुआ, और कब तक चलेगा, 2030 तक क्या होगा, चलना है इसको, ठीक। तो यहाँ से स्टेटमेंट बस उल्टा कर देंगे, इन दोनों को उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, आप इतनी जल्दी में होते हैं कि जैसे झटके में पढ़ते और उसको आप सही करके चले जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आप क्या कर देते हो, गलत कर देते हो। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 है, सूची 2 है। जल जनित रोग हो गया, इधर क्या है, जल धावित हो गया, जल आधारित जल संबंधी, ये है ट्रैकोमा, मलेरिया, हैजा, सिस्टोमिसिस, ये रोग है। और इधर क्या है, जल जनित, जल धावित, जल आधारित, इस पे बताना है कौन सा रोग क्या है, ठीक है। एक को अगर हम लोग देखें तो जल जनित को बोलते हैं वाटर बोर्न, एक है वाटर बोर्न है, और एक है वाटर वास्ट, और एक है आधारित बेस्ड होगा, ठीक है, बेस्ड है, और एक है जल संबंधी वाटर रिलेटेड, वाटर रिलेटेड। इसमें बताना है कि इसमें शायद आप समझ में आ रहा होगा आप सबको। ऐसी ये जो है ये सब फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये आप सब क्या कर सकते हो, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। रोग है, अब मैंने बोला भी पहले भी, इसकी लिस्ट बना लीजिए। आप बार बार देख रहे हो कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम लोग बात करते हैं जल जनित, जल धावित, मतलब कि अगर धो दिया जाए, अगर जैसे गाड़ी को हम क्या करते हैं, जल से धोते हैं। जल आधारित, जो जल से संबंधित भी हो और जल पे आधारित भी हो, 2 चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप देखोगे ना, इतना सूक्ष्म ये पूछा हुआ है, यहां से ट्रैकोमा हो गया, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, सिस्टोमिसिस हो गया, ये रोग अगर आपसे पूछे हैं। यहां से अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, जल जनित रोग, जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो वहां पूछता है जल जनित, निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन कौन से हैं। जल से पैदा हुए, जल अगर गंदा है, अगर हम उसे पीते हैं, तब उससे हमें कौन सा रोग हो जाता है। यहां से अगर देखें तो आप सबको हैजा बीमारी पता होगी, बच्चों में अधिकतर होती है, जिसमें दस्त भी होते हैं, उल्टियां भी आती है, ठीक है। यहां से अगर देखें, एक थर्ड अगर होगा, एक थर्ड यहाँ है, एक थर्ड यहाँ से है। फिर अगर हम बात करें यहां से जल धावित, जब वाटर वेस्ट होता है, तो यहां से इन दोनों की अगर देखा जाए तो इसमें ये क्या होते हैं, एक ट्रैकोमा करके बीमारी होती है, जो आंख में, आंख इससे क्या होती है, प्रभावित होती है ट्रैकोमा से। फिर अगर देखा जाए, फिर इसमें बी है का ये भी है। सी का अगर देखें तो इसमें है जल आधारित। जब हम जल आधारित बात करते हैं, जो वाटर वेस्ट होता है, उससे होता है सिस्टोमिसिस करके रोग होता है, ठीक है, इसे आप देख लीजिए। फिर अगर आए जल संबंधी, तो यहां से अपना इसी का चौथा, ये वाला ऑप्शन अपना होगा। फिर आए जल संबंधी की बात किया जाए, तो जल संबंधित अगर देखें तो जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो अक्सर वहां पे क्या होता है, जल क्या होता है, वो बीमारी नहीं फैला रहा होता है,
उस पे क्या होता है, मच्छर आके बैठते हैं, साफ पानी मच्छर बैठता है, या मच्छर होते हैं तो उसमें अपने अंडे देते हैं, तो अंडे उसमें फिर बाद में क्या होते हैं, मच्छर बनते हैं, तो वहां पे मना किया जाता है कि पानी का स्टोर मत होने दीजिए, ठीक है। तो वो कैसा होगा, जल से संबंधित होगा। इसको अगर ये जो जल है आप पिएंगे उससे बीमार नहीं होंगे, लेकिन वहां पे जो मच्छर पैदा हो रहे हैं उनसे बीमार आप होंगे। तो डी का क्या हो जाएगा, ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे ये होगा बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां से बताना है आप सबको, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य जलवायु संबंधी कार्यवाही से संबंधित है। जल्दी से इसको भी बताइए आप सब, ठीक है। आप सब जवाब दीजिए जल्दी से। वैसे गोल लिखना चाहिए था मुझे, एक मिनट। एक गोल है एसडीजी का। जब यहां से देखें, निम्नलिखित में से सतत विकास लक्ष्य जलवायु संबंधी आपसे पूछता है, तो सतत विकास का जो एसडीजी 13 है, एसडीजी 13 है, गोल नंबर 13 है, वो इससे जुड़ता है। वहीं अगर हम गोल नंबर 14 की बात करें तो कहता है जल के नीचे जीवन, क्या जल के नीचे जीवन की बात करता है, और जल के नीचे जीवन की बात करता है तो ये बात करता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बात करता है। तो यहां पे क्या होगा, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बात करता है एसडीजी 14। यहां से जब एसडीजी 15 पे आए तो ये कहता है जो जमीन है, जो स्थल है, स्थल के जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसकी बात करता है। ये क्या होगा, स्थलीय जैव विविधता की बात करता है, ठीक है। यहां पे इसकी बात करता है। तीनों आपके याद रखिएगा, ये क्या है, तीनों किससे होते हैं, पर्यावरण से जुड़ते हैं, पर्यावरण से जुड़ते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, अंतरराष्ट्रीय सौर संधि आईएसए ऐसे देशों की संधि है जिसमें से अधिकतर कर्क रेखा और ध्रुव के मध्य स्थित है। वर्तमान में आईएसए का अध्यक्ष भारत है। इसमें से बताना है कौन सा कथन होगा सही। एसडीजी 11 में सामुदायिक विकास है, अच्छा भाई। और 13 नंबर, अच्छा मैं पूरा डिटेल बता देता, ठीक। अरे कर लो आप लोग, बाकी देख लेना, मैं पूरा बताना भूल गया, ठीक है। बताएं भाई जल्दी से आप लोग, बस लाइक और शेयर और लोग को करवा दीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि सारे लोग की यहाँ पे मेहनत है, कम से कम वो शुरुआत हो जाए। चलिए यहां से ध्यान दीजिएगा। जब अगर हम बात करते हैं यहां से कि अंतरराष्ट्रीय सौर संधि आईएसए ऐसे देशों की संधि है जिसमें से अधिकतर कर्क रेखा और ध्रुव के मध्य स्थित है। अब यहां से बिल्कुल सही बात हो जाती है, ध्यान दीजिए आप। जब अगर हम ऐसे बात करें, ये है विषुवत रेखा। अब क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में सही भी होता है, अपने आप में गलत भी है, ठीक है। जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा होगा तो एग्जामिनर ने दिमाग तो लगाया होगा, लेकिन एग्जामिनर ने ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ये क्वेश्चन गलत हो। बस एक मिनट स्टूडेंट, पानी पी लो, मैं फिर आपको बताता हूं। देखो यहां से अगर हम बात करें इस वाले पार्ट में, तो इधर आप अगर आइए तो ये क्या है, कर्क रेखा है, और इधर अगर आप आते हैं ये क्या है, मकर रेखा है। ये 23.5 अंश वाला है, ठीक है, मतलब 23 1/2 डिग्री नॉर्थ है, और ये क्या है 23 1/2 डिग्री साउथ है। क्वेश्चन पूछ रहे यहाँ पे, ये मकर रेखा कर्क रेखा, क्वेश्चन पूछने का ये पूछ रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक इसमें ही क्या है, अधिकतर देश शामिल है। लेकिन जब इसमें उपस्थित जब देशों को आप देखोगे तो यहां के देश भी, जैसे इस वाले पार्ट में आप आएंगे तो आपको यहां से अफ्रीकी देश भी मिल जाएंगे जो कि नीचे हैं इसके,
ऊपर यहां पे इधर आएंगे तो इधर के भी देश आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ऊपर साइड के देश भी हैं। तो ये स्टेटमेंट अंतरराष्ट्रीय सौर संधि ISA ऐसे देशों की संधि जिसमें अधिकतर कर्क रेखा से ध्रुव के मध्य उपस्थित है, कर्क रेखा से ध्रुव ऊपर की ओर। अब ध्रुव यहां बोलना चाहिए था, उत्तरी ध्रुव बोलना चाहिए था, तो उत्तरी ध्रुव बोलेगा तब भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हम इधर भी सोच सकते हैं ना, कर्क रेखा से ध्रुव की तरफ नीचे, तब भी देश, तब भी स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, वर्तमान में ISA का अध्यक्ष कौन है, भारत है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। और ये कहां पे है, गुरुग्राम में, हरियाणा में इसका क्या है, सेंटर है। कहां पे, गुरुग्राम में, आप सब जानते हो, गुरुग्राम में। उसके अलावा इसकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है और क्या है, फ्रेंच है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो लिए प्रधानमंत्री, वो उन्होंने क्या किया है, इसको दोनों ने स्टार्ट करवाया था। ठीक, और कब स्टार्ट हुआ था, 2015 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें सबका स्वागत किया गया कि आप जितने भी इसमें देश हैं वो आ जाएं। आप एक होमवर्क कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं, आप लोग ISA की वेबसाइट खोल लीजिएगा, उसकी थीम लिखी होगी, उस थीम को क्या करिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। या अगर आपके पास बुक अवेलेबल है, उसको पलट के एक बार ISA की जितने भी क्वेश्चन है उसको एक जगह देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधिकारिक भाषा की बात करें, हिंदी, फ्रेंच और क्या है, इंग्लिश है। हिंदी भारत के लिए, फ्रेंच फ्रांस के लिए और इंग्लिश दूसरे देशों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो कथन एक क्या होगा, गलत, और दूसरा कथन क्या होगा, सही होगा। तो स्टेटमेंट कौन होगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन अवक्षयी पदार्थों के प्रकार हेलॉन्स, जिसको हेलॉन्स या हेलोजेंस बोलते हैं, हेलॉन्स, या अगर हम बात करें यहाँ पे हेलोजेंस, हेलोजेंस बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस अनिवार्य और व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। रेफ्रिजरेटर या AC, एयर कंडीशन, एरोसॉल स्प्रे जो सेंट वेंट मारते हैं, या मच्छर वच्छर भगाने वाली जो वो स्प्रे होती है, अग्निशामक जो आप देखते होंगे किसी भी मॉल में जाते होंगे, रेड कलर सा टंगा रहता है, वो अग्निशामक, उसकी बात करता है। तो यहां से बताइए कौन सा सही होगा। एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, एक मिनट रुक जाइए, अभी आंसर मत करिएगा। यहाँ पे हेलोन्स है, मैंने हेलोन्स, ये वर्ड थोड़ा सा, ये हेलोजन अलग है, ये हेलोन्स है, हेलोन्स है, ये है HALONS, मुझे लगा टाइप गलत किए हैं, ये हेलोन्स है, इंग्लिश में लिखा है हेलोन्स। ठीक है, यहाँ से हम आएंगे तो ये अलग सब्सटेंस हो जाएगा फिर। ठीक, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, आप आंसर नहीं कर पाओगे शायद। हेलोन्स की अगर बात करें तो ये अलग है, ये जो हेलोजन की बात करते हैं ये अलग है, मुझे लगा टाइप गलत है। ठीक है, हेलोजन, यहाँ से बात करें तो ये अलग है। आंसर देने की कोशिश करिए, तब शायद आप कर पाओ। ठीक है, यहाँ से आंसर को करने की कोशिश करो तो आप लोग कर पाओ, तो फिर मैं बताता हूँ और क्या है। बताइए आप सब, थोड़ा सा आप आंसर करने की कोशिश करिए। देखिए, जब हम बात करते हैं हेलोन्स की, हेलोन्स क्या होते हैं, यहाँ से अग्निशामक में क्या होते हैं, मिक्सअप किए जाते हैं। अग्निशामक में मिक्सअप किए जाते हैं, वो इसमें मेनली क्या होती है, ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन अग्निशामक मतलब अग्नि बुझाने के लिए ब्रोमीन मेन क्या होता है, कंटेंट होता है। जब मेन क्या अगर देखा जाए इसमें से, और ये क्या करती थी, जो अनरिएक्टिव गैसेज, ठीक है, जैसे ये सब क्या है, अनरिएक्टिव गैसें ली गई, ताकि अगर क्या है, जो आग है, आग अगर लगी है तो यहाँ पे अगर आए तो ये रिएक्ट करके विस्फोट न करे, इसको क्या करें, शांति से बुझा दे। ठीक है, ये सब हुआ करती थी। बट बाद में देखा गया इसमें ब्रोमीन के अलावा यहाँ क्या जुड़ी होती है, तो हेलोजन से जुड़ी होती है। इसमें ब्रोमीन के अलावा हेलोजन गैस भी इसमें मिक्सअप होती है, ये अग्नि बुझाने काम आती है। बट देखा गया बाद में ये सब क्या करती हैं, इनका ये क्या करती हैं, जो ओजोन लेयर है, ओजोन की जो परत है, ओजोन परत, इसको क्या करती है, ये नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो यहां से वर्ड नया है, इसको नोट कर लीजिएगा कि हेलोन्स कहाँ है, तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, एरोसॉल स्प्रे, इस पे नहीं है, किस पे है, अग्निशामक में है।
तो फिर रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में क्या मिलता है, यहां पे मेनली यूज होता था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में अगर देखें तो क्या गैस आएगी, क्लोरीन आएगी, ठीक है, क्लोरीन आएगी। अब यहां से CFC को हटा करके क्या लाया गया, HCFC लाया गया। लेकिन ये कैसी हो गई, ये ग्रीन हाउस गैस हो गई। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग करने लगी, कि अपनी पृथ्वी को गर्म करने लगी, लेकिन ये ओजोन को क्षरण करती है। ये भी ओजोन को क्षरण करती है, ठीक, लेकिन ये एक अलग प्रकार की है। लेकिन जब हैलोन्स की बात करें, जो मिक्सअप होगा पूरा, मतलब जो पेस्ट बनाया गया होगा, आप देखते हो जब अग्नि बुझाते हैं तो पेस्ट होती है, उनकी अगर हम बात करें उसमें क्या है, ये पार्ट्स क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं, ठीक। फिर यहाँ से एरोसॉल स्प्रे की बात किया जाए, इसमें निस्पंदक की इसमें बात करें तो इसमें भी अगर देखें तो यहाँ पे CFC का यूज करते थे, फिर SCFC का भी यूज करते रहे, और इसमें जो कंप्रेस्ड गैस है उसको क्या करते, भर के रखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होगा, आंसर D होगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं टफ नहीं बनाता हूं, ये क्वेश्चन आप सबके 2022 के हैं और 2022 के हैं, यहां पे जुड़ती है केमिस्ट्री। लेकिन अच्छी बात आपकी ये है कि एक बार अगर सारे क्वेश्चन आप कर लिए, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। एक बार दिक्कत थोड़ी होगी लेकिन बाद में सही हो जाता है, ठीक है, आपको भी आने लगेगा, ठीक। चलें, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, इस पर्टिकुलर वर्ड को क्या करिएगा ना, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। जब आप गूगल कर लोगे तो आप देखोगे, इसको नोट कर लीजिएगा इसके बारे में, हैलोन्स क्या होते हैं, हैलोजेंस क्या होते हैं, ठीक। चलें आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 निम्नलिखित में से किसके बारे में था, ओजोन परत संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस, जैव विविधता संरक्षण, वैश्विक ताप वृद्धि को प्राक औद्योगिकी काल से 2 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना है, कम करना है। इसका जल्दी से आंसर दीजिए आप सब। हम तो यही पता, अच्छा CPQ है, क्या लिखा है, परिसर प्रश्न NTA का घर से ले आते हैं, क्या बात है। उन्हीं लोग को बोल रहे हैं सर, आपको ना, आप लोग क्या क्या कमेंट करते हो, अपने में बात कर रहे हो, कुछ पता नहीं चलता। फिलहाल आइए इसका जवाब दीजिए। देखिए यहाँ से देखिए, ओजोन परत का संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने के लिए, जैव विविधता के लिए, इसके लिए। तो आप जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए थी, ग्रीन हाउस गैस को घटाने के लिए। और क्योटो प्रोटोकॉल में 6 गैसेस थी, आप सबको याद होगा, जिसको हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड, एक को कहा था CH4 कहा था, एक को यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड हमने बोला था, एक को हमने कहा था PFC बोला था, PFC बोला था, एक को HFC बोला था, और एक को SF6 बोला था। आप सबको अच्छे से याद होगा, ठीक है, याद है आप सबको, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, B होगा। अब अगर हम लोग यहीं से अगर क्या करें, मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई थी कि आप लोग क्या करिएगा, इन गैसों को अगर हम अरेंज करके देखें, जैसे अरेंजमेंट मैंने आप लोग को बताया था कि अगर इनके गर्म करने की क्षमता, मतलब ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कैसे दिखाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे कम, इसके बाद इसके पहले क्या है, CH4 होती है, इसके आगे कौन होती है, CFC होती है। CFC में 2 प्रकार की होती है, एक CFC 11 और एक कौन सी है, CFC 12 होती है। इसके आगे अगर हम चले जाएं तो या नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है, गर्म प्रभाव ज़्यादा दिखाता है। इसके बाद देखें तो PFC दिखाता है, इसके बाद देखें तो HFC दिखाता है सबसे अधिक, HFC। फिर इसके बाद SF6 क्या करता है, सबसे अधिक दिखाता है। ये लिस्ट है ना, इसे आप क्या करिए, नोट करके रखिए कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव सबसे अधिक इनमें से कौन शो करता है, तो सबसे कम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, और इन सब में अगर चले जाएं सबसे अधिक कौन है, SF6 करता है। अब अगर इनके बीच में आपसे पूछ लिया कि CH4, CFC, N2O, PFC, इनमें से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट सबसे अधिक कौन शो करता है, तो आंसर अपना क्या होगा, PFC। इनमें से अगर बीच से पूछा, इधर अगर पूछता है, यहां से पूछता, कंपेयर करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा।
लेकिन सबसे अधिक मात्रा में पूछे कौन अवेलेबल है, सब तो उल्टा कर दे रहा है। सबसे अधिक मात्रा में कौन अवेलेबल है, CO2 है अवेलेबल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चले आइए, जल संबंधी रोग सिस्टोमेसिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? संदूषित जल के अंतर्ग्रहण से, मतलब पी लेने से, संदूषित जल के साथ स्पंदन से, सफाई की देखरेख के लिए पर्याप्त जल के अभाव से, संदूषित जल पर पनपते रोग वाहकों से। यहां से बताना है। दो टाइप के क्वेश्चन आ गए। अब जिसको अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा वो जाकर इसको नोट कर ले कहीं। देखें, जब आपकी स्किन पे प्रभाव लाना है, जब स्किन हमारी प्रभावित कब होगी, जब हम पानी के संपर्क में, जैसे आप देखते हो कि ज़्यादा देर तक रहो तो उंगलियां अजीब से हो जाती, फूल जाती हैं। तो ऐसे ही हमारी स्किन पे अगर नुकसान पहुंचे कब, हम जब पानी के संपर्क में रहें तब हमें क्या होगा, सिस्टमिक रोग होंगे। तो किसका, संदूषित जल पीने से नहीं, संदूषित जल के क्या होगा, संपर्क में अगर आप हैं। स्पंदन मतलब क्या, यहाँ पे क्या है, संपर्क में अगर आप इसके अवेलेबल हैं तब, ठीक है। तो ये क्या होगा, बी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। BOD जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये गलत लिखा है, ये लिखा है COD, ठीक है, क्योंकि जैव रासायनिक हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो BOD यहाँ से ऑर्गेनिक होगा ना, तो यहाँ पे जैव कार्बनिक ऑक्सीजन डिमांड होगा, ठीक है। तो अब ये हिंदी गलत है, ये होगा BOD मांग निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, नदी में विलित ऑक्सीजन। बताइए यहां से, जवाब दीजिए भाई सब लोग। और अब आप लोग बात मत करिएगा, क्योंकि बात करने से दूसरा बंदा जो पढ़ता है उसको डिस्टर्ब होता है, ठीक है। आपको बात करनी है, पर्सनली नंबर लेके एक दूसरे से बात कर लीजिए, वो चलेगा, लेकिन यहाँ मत करिए। देखिए समझे, यहाँ से जब हम बात करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन में, किसी भी झील विल की बात करें, इसमें जब कोई पदार्थ, मतलब पेड़ पौधे होते हैं और इसमें जीव होते हैं, अगर वो मर जाते हैं तो उनको सड़ना गलना स्टार्ट करते हैं। सड़ने गलने के बाद जो इसमें शैवाल होते हैं उनको सड़ाते गलाते हैं। शैवाल सड़ाने गलाने के लिए जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन क्या कहते हैं, BOD कहते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें बाहर से कोई पदार्थ, चाहे कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो, उसको हम अगर इसमें लाते हैं तो यहाँ भी शैवाल क्या करेंगे, शैवाल इनको सड़ाने गलाने के लिए काम करना स्टार्ट करेंगे और जो ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे उसको बोलेंगे COD, ठीक। जब जल के प्रदूषण की मापन करनी होती है तो हम BOD का भी मापन करते हैं, लेकिन BOD से उतना एग्जैक्ट हमें पता प्रदूषण के बारे में नहीं चल पाता। हमें क्या करना होता है, COD का अगर हम माप करते हैं तो एग्जैक्ट पता चल जाता है। और BOD और COD किसी भी झील या जल में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम बताते हैं। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो ये क्या बताएगा, जल प्रदूषण के बारे में बताएगा, ठीक है। किसके बारे में, जल प्रदूषण कितना प्रदूषित है या नहीं है, ठीक है, यहां से बताता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिया गया, कुछ सूक्ष्म जीव विशेष प्रोटोजोआई पारंपरिक विषकर्मण प्रक्रिया में जीवित बचे रह पाते हैं। क्लोरोफॉर्म जैसे कुछ कैंसर जनक क्लोरीनीकरण प्रक्रिया के दौरान सृजित होते हैं, ठीक है। एक होता है बैक्टीरिया, होता है वायरस, होता है एक प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ। तो इसी की बात कर रहा है यहाँ पे, बायो का टर्म है ये, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ की बात कर रहा है यहाँ से, कुछ सूक्ष्म जीव। तो यहाँ से जवाब देना है आप लोग को। प्रोटोजोआ,
ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। इसकी बात करें, कुछ सूक्ष्म जीव विशेषता प्रोटोजोआ पारंपरिक विसंक्रमण प्रक्रिया में जीवित बचे रह पाते हैं। ठीक है, इसकी अगर बात करें विसंक्रमित मतलब अलग अलग प्रोसेस से अगर गुजरते हैं, ठीक है, संक्रमण के उस पे, तब ये क्या जीवित रह पाते हैं क्या? तो हाँ बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, रह पाते हैं जीवित। क्लोरोफॉर्म जैसे, जो क्लोरोफॉर्म है केमिकल, जैसे कुछ कैंसर जनक क्लोरीनीकरण प्रक्रिया के दौरान सृजित होते हैं। क्लोरोफॉर्म की अगर बात करें, ऑब्वियस है जो क्लोरोफॉर्म है वो एक क्या होती है, अलग सब्सटेंस है। अगर उसको हम क्या करते हैं, अधिक मात्रा में सूंघ ले तो हमारी क्या हो जाएगी, पहले बेहोश होंगे, और अधिक मात्रा में सूंघ ले तो क्या होगा, मर जाएंगे। ठीक, मेंढक ओंढक को क्या करते हैं, बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं, सूंघाते हैं। ठीक है, ठीक, चले फिर इसकी बात करें यहां से, क्लोरोफॉर्म जैसे कुछ कैंसर जनक क्लोरीनीकरण प्रक्रिया के दौरान सृजित होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, अपना राइट हो जाता है। ठीक, तो उससे ऊपर वाला भी क्या है, पहला कथन भी सही है, दूसरा भी कथन क्या होगा, सही हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां से सेकेंड वाला ए वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ये और नहीं है, ये सौर है। अंतरराष्ट्रीय सौर संधि के समझौते के रूपरेखा को सदस्य देशों के हस्ताक्षर हेतु किस स्थान पर खोला गया था? इसका जवाब दीजिए आप सब। बताइए जल्दी से। गलत हो गया तो घबराते कहाँ हैं आप लोग? बताएं जल्दी से। 13 का डी। देखिए, जब अगर हम बात करें यहाँ से आईएससी की, तो सभी देशों के लिए ये इसको ओपन किया गया, कहाँ पे, मराकेश में। ठीक है, यहाँ पे इसको मराकेश में 2016 में इसको क्या किया गया, ओपन किया गया कि जितनी कंट्रियाँ हैं इसमें आके सदस्य बनना स्टार्ट शुरू कर दें। स्टार्टिंग उसी कहाँ की गई, मोरक्को में। ठीक है, जहाँ पे अभी भूकंप आया था, आप सबको याद होगा। अफ्रीकी कंट्री है यहाँ पे। इब्न बतूता का नाम सुने हैं ना आप लोग, मोरक्को, इब्न बतूता वो यहीं का था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बाल मत्स्यता घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका था? बाल मृत्यु दर को कम करना है, किसका लक्ष्य था? संधारणी विकास लक्ष्य, शताब्दी विकास लक्ष्य, एसडीजी और एमडीजी दोनों का, या ना तो एसडीजी ना तो एमडीजी? इसका जवाब जल्दी से दीजिए आप सब। तेरह में आप क्या पूछ रही हैं? 13 में क्या पूछ रही हैं आप? कविता यादव सर, 13 का कथन, कथन आर थोड़ा बता दीजिए, कथन कौन सा है? आप फिर से अभी पूछ लेना कविता जी, आप मुझसे पूछ लेना क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट में पूछ लेना आप कौन सा है। आप लोग इसका जवाब दीजिए जल्दी से। यहाँ देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ से बाल मृत्यु दर की बात करें और माताओं की मृत्यु दर की बात करें, जिसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, IMR की बात करें या MMR की बात किया जाए, तो यहाँ से इन दोनों की बात किसमें की गई थी, ये MDGs में बात करी गई थी। ठीक है, अलग अलग स्वास्थ्य की। लेकिन केवल स्वास्थ्य की बात किया जाए तो किसमें बात की गई है, SDGs में। और SDGs में सभी वर्ग की महिलाओं की बात करी गई है और पुरुषों की भी बात करी गई है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये संधारणी विकास लक्ष्य, ये क्या होगा, MDG शताब्दी विकास लक्ष्य में इसकी बात हुई थी। ठीक, और यहां से आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से किसे दहन के दौरान डाई ऑक्सीन उत्सर्जित होते हैं? डीजल, कोयला, प्लास्टिक, बायोमास? इसे बताना है आप लोग को।
बताइए भाई जल्दी से। देखिए, तो ये आता है, आप सबने सी आंसर दिया है, प्लास्टिक, कोयला, डीजल। देखो, जब हम आप लोग को याद होगा, जब हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं तो डीजल, कोयला, इनकी अगर बात करते हैं यहाँ से, अब देखें इसमें अगर हम आए, जब बायोमास की बात करते हैं, बायोमास, तो बायोमास तो इससे तो होगा नहीं। यहाँ से ये डीजल आप सब जानते हो, डीजल, कोयला, ये सब क्या है, इनको जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे इसको जलाते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड। प्लास्टिक हो गया, या जो टाउन एरिया है, इनके जो वेस्ट है, इनके वेस्ट को अगर हम जलाते हैं, यहाँ से क्या पैदा होती है, डाइऑक्सिन वाले पदार्थ यहाँ से पैदा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? N2O को, NO2 को, N2O3 को, N2O5 को। ठीक है, यहां से आंसर देना है, वायु की गुणवत्ता आपको बतानी है। इसका आंसर दीजिए आप लोग सब जल्दी से। बस प्रश्न आपके इतने ही बचे हैं, बाकी सब खत्म ही है लगभग। ठीक है, चलिए बताएं आप सब जल्दी से। देखो, याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। जब हम लोग बात करें इसमें, तो आप सब जानते हो यहाँ से अम्ल वर्षा, उसके बाद धूम कोहरा, यहाँ से हम लोग देखा था धूम कोहरा क्या करता है, ये बनाता है, फॉर्म करता है। जब हम इसकी बात करें, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो ये दोनों चीज़ दिखाता है। जब हम लोग वायु की गुणवत्ता की बात करें, मापने के लिए इसको यूज करते हैं, और यही क्या करता है, अम्ल वर्षा में भी क्या करता है, भागीदार होता है। बाकी इसको ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते तो इनको हम लेते ही नहीं है। लेकिन इसकी दोनों में अगर कंपेयर करें, कि दोनों में अगर कंफ्यूज होइए, तो कोयला वेला जब जलाते हैं तो ये मिलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन अगर नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड की बात करें, तो ये वेस्टेज जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया से, उसके अलावा जो वन अग्नि होती वहाँ से मिलता है। उसके अलावा जो कृषि क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र में जो रसायन यूज होता है, वहाँ से मिलते अधिक मात्रा में। ठीक है, तो इन दोनों के कंपेयर में अगर आइए, इन दोनों कंपेयर में इसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होती है। ठीक है, वायु गुणवत्ता इसीलिए इसको मापा जाता है, इसको नहीं मापा जाता है। ठीक, चले यहाँ से इसको याद रखिएगा। ठीक, चले आते हैं आगे, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। आगे आइए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है जो श्वास के साथ जब शरीर के अंदर जाता है तो रक्त धारा में उपस्थित होमोग्लोबिन के साथ तुरंत मिलकर के जीवन के लिए घातक एवं यौगिक का निर्माण करता है। कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बो मोनोहीमोग्लोबिन, कार्बो हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन। अब ये क्या है, ये एक फैक्ट है। ये फैक्ट कई बार एग्जाम में अलग अलग पेपरों में पूछा गया है। अब शायद आपको पता हो, नहीं पता हो, जवाब देने की कोशिश करिए जल्दी से, इसको बताइए आप सब जल्दी से। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखें, नहीं, सी नहीं होगा आंसर, याद रखिएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये बनता है। ठीक है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है
इसको बताना जल्दी से। निम्नलिखित में से प्राकृतिक गैस है पूछा है, ये कौन है? प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस। जल्दी बताइए आप इसको, 30 सेकंड भी नहीं है आपके पास इसके लिए, जल्दी जल्दी करिए यहाँ से, जल्दी बताएं इसको। डी आंसर, डी आंसर बहुत लोग बता रहे हैं, और लोग बताइए जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, बस इसको डियर स्टूडेंट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, यहीं पे अगर देखें तो इन्फी मैम है, इन्फी मैम की एक जो कंप्यूटर की क्लास होती है वो अलग से, अगर कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहा हो, बड़ा कोर्स कर रहा हो, तो यहीं पे यूट्यूब पे जाओगे, इन्फीपीडिया के नाम से, इन्फीपीडिया के नाम से एक चैनल है, आप यूट्यूब पे उसको देख सकते हो। ये केवल क्या है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस है वो यहाँ पे लॉन्च किए जा रहे हैं, वो यूट्यूब पे आप क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। ठीक, अपने दोस्तों को बता सकते हैं जो लोग इससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से अगर नॉलेज चाहते हैं किसी भी लेवल का, एसएससी लेवल का, एससीओ लेवल का या बड़ी लेवल का, तो वो वहाँ मैम एक्स्ट्रा पढ़ा रही है उसमें। ठीक है, आप देख सकते हो अगर लगता है आपको तो। केवल कंप्यूटर के लिए है, मैं बता दूं पहले ही, और हायर लेवल का है ये, नॉर्मल आपके इसके लेवल का नहीं है, हायर लेवल का है। आगे देखिए, तो यहाँ पे प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प मिलता है, CH4 मिलता है, ओजोन मिलता है, लेकिन CFC क्या है, ये मानवजनित है। तो ABCD, तो ए है, बी है, सी है और डी है, तो ये आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता संबंधी अब समय का सचिवालय जो है वो कहाँ पे है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, अमेरिका, लंदन, मॉन्ट्रियल, कनाडा। इसको बताना है आपको, आप लोग को ये कहाँ पे है। CBD का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? बताइए भाई। जल्दी से बताइए आप लोग, बस टाइम अपने पास कम है अब। ठीक है, इसमें आंसर आ रहा है डी मेरे पास, तो बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ है? कनाडा, मॉन्ट्रियल में है, याद रखिएगा CBD का। आगे बढ़ते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक को प्रदर्शित किया जाता है, इसमें माइक्रोग्राम प्रति मीटर घन में या ppm में, प्रतिशत में, संख्या में। तो याद रखिएगा इसको संख्या में बताते हैं। किसी भी अगर हम चैम्बर में चले जाएं, इसमें कितनी वायु उपस्थित है, उसकी संख्याएं कितनी उपस्थित है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, संख्या में डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये 20 क्वेश्चन हुआ। अगला है, जल शोधन में वातन एरेजन एक प्रक्रिया है जिसमें अब याद करिएगा, जैसे जल है इसमें वाष्पित होने वाले पदार्थ, तो ये एरेजन हम किसमें देखते हैं? वातन प्रक्रिया। तो अतिरिक्त और आपत्तिजनक गैसों का निकल जाना, पुनः समंजित किया जाना, पानी से गुच्छों प्लाक के बड़े कणों को दूर किया जाना, ठोस कणों को दूर किया जाना। इसको बताना जल्दी से। यहां से आंसर जो होगा वो बी होगा। ये क्या होगा? जो VOC जो पार्टिकल्स है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो बहुत तेजी से वाष्पित होते हैं, अगर पानी के साथ मिला है तो हम क्या करेंगे? वायु के साथ रखेंगे, तेजी से उड़ जाएंगे और फिर से क्या होगा? समायोजित हो जाएंगे, समायोजित हो जाएंगे। ठीक है, ये अपना उसमें चलेंगे, फिर से समायोजित हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें खतरनाक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सक्रिय पदार्थ, संक्षारक पदार्थ, विषैले पदार्थ, दहनीय पदार्थ या प्रतिक्रियात्मक पदार्थ। यहां से बताना है खतरनाक पदार्थ कौन से होंगे। थोड़ा मैं जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे क्लास लगी हुई दूसरी। जल्दी बताइए आप लोग, यहाँ पे खतरनाक पदार्थ कौन सा होगा? चले, बस इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है, अपना ये खत्म हो रहा है फिर। जल्दी से बताइए। चले आते हैं, यहां से जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट अपना क्या है? ये बी। ठीक है, तो क्या है? बी है, सी है, डी है और ई है। सक्रिय पदार्थ एक्टिव मटेरियल रिएक्ट करके दूसरे साथ मिक्सअप हो जाएंगे। CDE, ये क्या है? सी है, बी है, सी है, डी है और ई। ये सब क्या होते हैं? खतरनाक पदार्थ होते हैं। सक्रिय पदार्थ एक्टिव मटेरियल जो होता है वो रुकेगा ही नहीं, वो दूसरे के साथ रिएक्ट करके फिर दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे 2 कथन दिए, वाहनों से वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC निकलते हैं,
कुछ वृक्षों से वाष्पशील कार्बनिक यौगिक निकलते हैं। दोनों स्टेटमेंट बतानी है कौन सा होगा, ठीक है। यहां से बताना है आप लोग को जल्दी से। बताइए भाई जल्दी से आप लोग। इसका स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट दोनों सही हो जाता है। ऐसा इसलिए, पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है आप सबको कि जब वीओसी पार्टिकल्स की बात करें तो ऑब्वियस है वाहनों से निकलते हैं, जैसे पेट्रोल होता है, आप देखते हैं गाड़ी के पास खड़ी महकती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे वीओसी पार्टिकल्स से भी निकलते हैं। यहाँ अगर हम बात करें कुछ वृक्षों से होते हैं वाष्पशील पदार्थ, ऑब्वियस है निकलते हैं, तभी आप क्या होती है इसकी महक आती है। जैसे कोई पुष्प होता है, इसकी बात किया जाए, कोई पेड़ है, पेड़ में क्या है, ये तेल पदार्थ है, जैसे यूकेलिप्टस के पास अगर जाओ तो वो महकती है आपको। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है अपने सही हो जाते हैं, ठीक। फिर है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नीचे तो कथन दिए शोर होने से वाले प्रदूषक के उद्भासन से व्यक्ति के कायिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शोर से होने वाले प्रदूषण के उद्भासन से व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब कि इसके शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है और एक उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। ये अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप सब, यहां से आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए समझिएगा, जब हम बात करते हैं कि शोर प्रदूषण होता है तो ऑब्वियस है कान वान में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक, कान में दिक्कतें होगी, या तो आप तेज बोलना स्टार्ट करते हो तो ये सब समस्या आती है, निंद्रा आपको नहीं आती है, इन सबसे समस्या हमारे शरीर पे पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक समस्या क्या आती है, जैसे जब कहीं मैंने पहले ही बताया है कि अगर मशीनें आसपास है या आपने हेडफोन लगा रखा है, जब दूसरे से आप बात करते हो तो आप तेज बोलते हो, ठीक। यही आदत अगर पड़ी रह जाए साल 2 साल तक, तो आप जब बाहर जाओ किसी से बात करोगे ना तब भी तेज बोलोगे आप, ठीक है। ये समस्या क्या आएगी, ये होता है मनोवैज्ञानिक समस्या आती है, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अभी आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, मेरी आवाज़ दूसरे रूम में भी जा रही है। होता क्या है, मैं बड़ी क्लासेस में जब पढ़ा रहा होता हूँ जहाँ पे ऑफलाइन, तो वहाँ स्टूडेंट बैठा होता है तो दूर तक आवाज़ जाए, जो पीछे बैठा हुआ है माइक अगर नहीं है तो आवाज़ तेज है। अभी जहाँ पे ये पढ़ाना स्टार्ट किया तब भी आवाज़ तेज होती है, लेकिन अगर जैसे मैंने अपनी वॉल्यूम धीमी कर दी, हो सकता है कि आपको तब भी सुनाई दे रहा होगा। अभी जैसे है मैं धीमा बोल रहा हूँ तब भी आपको शायद सुनाई दे रहा हो, अभी जैसे ये आवाज़ है तब भी आपको, ये मनोवैज्ञानिक है। तो वहाँ पे लोग बोलते हैं धीरे पढ़ाओ भाई, धीरे पढ़ाओ, क्योंकि दूसरी क्लास भी चल रही होती है, ठीक। ये कथन क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से दोनों सही हो जाएगा। फिर है ये आज का लास्ट क्वेश्चन, हल्का जल रिएक्टर नाभिकीय रिएक्टर है। अब ऐसे क्वेश्चन कई बार आप देखें रिपीट हो चुके हैं, इसका आंसर आप सब दीजिए। और कल से 2023 का पेपर स्टार्ट होगा, कल से याद रखिएगा। और जून वाला जो पेपर है वो कल से मैं स्टार्ट करूंगा और फिनिश हो जाएगा जल्दी ही, और पूरे फिर इन्वायरमेंट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा अपनी जो क्लास है वो 9 AM पर, और जो फिर इसके बाद अब फिर मैं आपको मिलता रहूँगा बीच बीच में 5 PM पर। हर सैटरडे को आप मुझसे मिलोगे। तो मैराथन क्लास में हो सकता है मेरी क्लास 8 बजे से लगती हो, फिर भी आपको यहाँ पे मैं मिलता रहूँगा। बस मेरी कुछ क्लासेस बची होगी, सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से बेहतर से पढ़ा रखी हैं। जब हम हल्के जल रिएक्टर की बात करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर के, तो उसमें हम क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। अवमंदक यहाँ पे जिनमें शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। हल्का जल रिएक्टर किसे कहा जाता है, जिनमें अवमंदक के रूप में सामान्य जल का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में कल मैंने डिटेल से पढ़ाया था कि नाभिकीय रिएक्टर में अगर न्यूट्रॉन भाग रहा होता है, न्यूट्रॉन तेजी से चल रहा है, तो उसको धीमा करना है। धीमा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जल का, नॉर्मल जल का उपयोग करते हैं। वैसे तो ऐसे रिएक्टर में हम यूज करते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, भारी जल का, ठीक है। तो यहाँ पे जिनमें शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग करते नहीं, शीतलक के रूप में नहीं, मंदक के रूप में उपयोग करते हैं। जिसमें अमंदक के रूप में ग्रेफाइट की रॉड्स यूज करते नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ पे सिंपल हम इसको यूज करते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये है 25 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे, बाकी जो अपनी जर्नी चल रही है, आई होप कि आप सबको इससे फायदा हो रहा होगा। जो लोग बाद में देख रहे होंगे उन सबको भी कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और पूरा प्रयास है कि आपको अच्छा नॉलेज यहाँ से दिया जाए। तो आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब, और दूसरे को भी आप क्या करें, यहाँ पे शेयर कर दीजिए। ओके, मेरी तरफ से, सूर्यांक सर की तरफ से आप सबको हैव अ गुड डे एंड बाय। ऐप पर मैं पढ़ाऊंगा जब बाकी टीचर्स की और क्लासेस हो जाएंगे तब, अभी उनका खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतना डेटा भी तो आपके पास होना चाहिए ना। 3 क्लासेस अगर चलेंगी तो आप लोग पास डेटा कहाँ बचेगा।
ठीक है, बाकी टीचर का हो जाए, क्योंकि 3 घंटे आप पढ़ोगे तो बाकी ख़त्म कब होगा, वो मतलब कवर भी तो करना चाहिए आपको।